नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण, ठीक है, जिसको आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी बोलते हैं। जिसको इस उपागम यानी इस अप्रोच को आमंड एम पॉवेल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ओके, जिन्होंने डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत था निर्गत और आगत का, इनपुट आउटपुट का, उसमें आलोचकों ने कहा कि इनका ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। तो पॉवेल एंड आमंड ने क्या करा, इनके इस सिस्टम में कुछ विशेषताएं जोड़ी और उनके निर्गत और आगत को समर्थन करते हुए दोबारा से स्थापित किया, ठीक है, दोबारा से राजनीतिक विचारों के सामने प्रदर्शित कर। चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो समझ गए होंगे संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण उपागम ये किसने दिया है, आमंड एम पॉवेल के द्वारा से दिया गया है और ये डेविड ईस्टन के आगत निर्गत के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का समर्थन करते हैं। चलिए इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं इसको। आमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण ईस्टन की अधिकांश मान्यताओं को जिन्हें आमंड ने स्वीकार किया, ठीक है, लेकिन ईस्टन के मॉडल में कई और बातें जोड़ी भी, ठीक है, इन्होंने समर्थन भी किया और बहुत सी बातें जोड़ी। जैसे कि बहुत सारे विचारकों ने कहा कि डेविड ईस्टन का जो सिद्धांत है वो केवल पूंजीवादी देशों में ही होता है और ये डेविड ईस्टन जो है पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, जहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा है, उसी का समर्थन करती है, लेकिन समाजवादी देश जैसे चाइना, रशिया, इनका ये समर्थन नहीं करता आमंड का सिद्धांत, डेविड ईस्टन का सिद्धांत। तो उन्हें ये बातें भी इसके अंदर ऐड करी कि निर्गत आउटपुट इनपुट का जो सिद्धांत है वो समाजवादी देशों का भी समर्थन करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से आमंड ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किसी संरचना या संगठन के क्या कार्य हैं और वे उन्हें कैसे संपन्न करते हैं। आमंड, ठीक है, तो इसकी कुछ इन्होंने विश्लेषण करके कुछ प्रकार देखा जा सकता है। पहला है इसका राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचनाएं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संरचनाओं या संस्थाओं का होना आवश्यक है, ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संरचना और संस्थाओं का होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। जैसे पार्टी, दबाव समूह, कैसे भर्ती होगी, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है। किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी काम करेंगे राजनीतिक पार्टी उसका समाज में प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अमेरिका जैसे विकसित और बहुलवादी समाज में इन सामाजिक संरचनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन सब के द्वारा समाज के लिए कुछ न कुछ नीतियाँ पॉलिसी बनाई जाती हैं, जबकि पिछड़े हुए समाजों या विकासशील देशों में इनकी संख्या बहुत कम होती है। कई कबीले तो ऐसे हैं जहां विधायी कार्य और न्यायिक यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्तियाँ कबीले के सरदार के हाथों में होती है, ठीक है, यानी कि वही सारे नियम बनाता है और वही काम करता है। इस स्थिति में राजनीतिक संरचना निश्चय ही बहुत कम होती है, ओके। दूसरा है यहाँ पर राजनीतिक संरचना के विभिन्न कार्य, ठीक है। पहले में क्या पता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, संरचनाएं होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका ये होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर कबीले में ये सब पाया नहीं जाता है, एक ही जो पर्सन होता है इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से राजनीतिक संरचनाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपैरिजन विकसित देश के मुकाबले। अब दूसरे में कह रहा है कि राजनीतिक संरचनाएं जो हैं उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संरचना या संगठन में प्रत्येक के कई कार्य होते हैं। किसी राजनीतिक दल को ही लें, उसके कार्यों में जनसाधारण की इच्छा सरकार तक पहुंचाना, ठीक है, जो हमारे देश में बनते हैं पार्टियां के समूह बन जाते हैं जो हमारे आसपास घूमते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आम जनता की जो मांगे होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। लोगों में
राजनीतिक चेतना यानी राजनीति के प्रति जागरूकता अथवा जागृति पैदा करना, शासकों की भर्ती के लिए संस्थागत आधार जुटाना आदि क्या है, शामिल होती है। कि पब्लिक को मोटिवेट करना, अवेयर करना राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक कार्यों से संबंधित, ठीक है, ताकि वो जागरूक हो सकें और अच्छी मांगे क्रिएट कर सकें। और एक अच्छा नेता कैसे पार्टी में आ सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं भी तैयार करना। इस तरह राजनीतिक दल न केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को ही प्रभावित करते हैं, बल्कि प्रशासन में ही सहयोग देते हैं ताकि एक अच्छा नेता आ सके। एक ऐसा सिस्टम वगैरह बनाना चाहिए राजनीतिक संरचनाओं के अंदर। ये उनके क्या होते हैं, कार्य होते हैं, ठीक है। दबाव गुट किसी भी हद तक ये सब कार्य संपन्न करते हैं, ठीक है। कार्य होते हैं प्रेशर ग्रुप के, ठीक है, दबाव गुट के, जो ये सारे काम करते हैं कि ताकि समाज में अच्छे लोग आ सकें, जागरूकता भी बन सके राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। तो ये सारा काम कौन करता है, जो सरकार के दबाव समूह ये सारे काम करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश व निर्गत, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के इनपुट व आउटपुट। ईस्टर्न के समान आमंड ने भी राजनीतिक व्यवस्था को निवेश व निर्गत के रूप में प्रस्तुत किया। निवेश के अंतर्गत उसने 4 बातें क्या हैं, शामिल हैं। पहला है इसके अंदर राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था का क्या करना भाई, समाजीकरण करना है। इसे राजनीतिक संस्कृति भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और लोगों के विश्वास व जीवन मूल्य क्या हैं। कि जो कोई किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था है वो उस देश की संस्कृति से तो जुड़ी होगी, ठीक है। तो सरकार के सामने सारे पॉइंट क्या होते हैं, सामने रहते हैं कि हमारे समाज के जो लोग हैं किस संस्कृति का समर्थन करते हैं और वो किस तरह का व्यवसाय, ठीक है, चाहते हैं, ठीक है, और उनके जीवन मूल्य क्या हैं, ये सब जानना एक राजनीतिक व्यवस्था का कार्य होता है। दूसरा है मांग का चयन, मांग को चुनना। देखो कोई भी सरकार हो सारी मांगें पूरी नहीं कर सकती और सारी मांग को खारिज भी नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। इसका अर्थ है कि राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों की मांगें क्या हैं, ठीक है, इनको समझना भी बहुत क्या है, ज़रूरी है। अगर मांगे नहीं होंगी, देखा नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, तो ये जो भी काम है मांगों को समझना, सरकार तक लेके जाना, ये सारे काम दबाव समूह के भी होते हैं, ठीक है। चलो, मांगों का सामूहिकरण, ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग करना, अर्थात अनेक मांगों में से कुछ प्रमुख मांगों का चयन करना। जैसे बहुत सारी मांगें आती हैं, मांग कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, तो उन मांगों में से कुछ मांगों को सेलेक्ट कर लेना पहले से, ठीक है, पहले से सेलेक्ट करना ताकि उनकी पूर्ति के लिए सरकार पर पूरा दबाव डाला जा सके। तो सरकार ऐसे तो करती, ग्रुपिंग दबाव समूह या गेट कीपिंग के थ्रू सारी मांगों पूरी नहीं करती और सारी मांगें खारिज भी नहीं कर सकती। जो सरकारें मांग पूरा कर सकती है, जो वर्तमान की सरकार की जो भी सरकार स्थापित होती है उसकी विचारधारा के अकॉर्डिंग मांगे, ठीक है, तो उनको पूरा कर सकती है। या फिर कुछ ऐसी मांग जो विचारधारा से संबंधित नहीं है लेकिन सोसाइटी उसकी मांग कर रही है, तो सरकार क्या कर सकती है, उन मांगों में संशोधन कर सकती है। कुछ चीज़ों को पूरा नहीं करेगी, कुछ चीज़ों को पूरा वो कर सकती है, ठीक है, ओके। समझ आ रही होगी आपको ये सारी बातें, आई होप, ओके। मांगों को सरकार तक पहुंचाना और जनसाधारण मांगों के प्रति चेतना जगाना, यानी कि जो मांगें सरकार तक पहुंची हैं, अब उस सरकार का ये कर्तव्य है कि उन मांगों को समझना, एक पॉलिसी बनाना, नियम वगैरह तैयार कर देना, ठीक है। तो निवेश कार्यों की चर्चा करने के बाद आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के 3 निर्गत कार्यों का उल्लेख किया, ठीक है। पहला नियम निर्माण करना, नियम कार्यान्वयन करना तथा नियम निर्णय करना। नियम निर्माण का मतलब होता है विधायिका, पॉलिसी वगैरह बनाना। नियम कार्यान्वयन यानी कि कार्यपालिका लागू कराना उसको। नियम निर्णय यानी कि न्यायपालिका के थ्रू उस पर न्याय देना, ठीक है। तो ये सारी बातें डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत में भी थी, ओके। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था की तुलना, ओके। चलिए, तो इन सब बातों को आपको पढ़ के दिख गया होगा कि डेविड ईस्टन का
इनपुट आउटपुट का सिद्धांत जो है इन्होंने भी समर्थन किया है। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें एक्टिविटी हैं, चाहे वो समाजवादी देश हो, वहाँ भी कहीं ना कहीं क्या होती है, ये फॉलो होती है। चाहे तानाशाही देश ही क्यों ना हो, वो देश जनता की कोई ना कोई मांगों को तो पूरा करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके।